मंच पर आसीन सैनी साहब, राय साहब, विल्सन जी और सभी मंचासीन विशिष्ट वक्तागण और यहाँ हाल में उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, कुछ विद्यार्थी भी हैं, कुछ संगठनों से भी लोग आए हैं। मैं बहुत कम लोगों से परिचित हूँ। तो जैसा आज का मुद्दा है सामाजिक न्याय और भाईचारा, ऐसा हिंदी में यदि कहेंगे तो सोशल जस्टिस एंड ब्रदरहुड, अंग्रेजी में ऐसा कहा गया। सामाजिक न्याय के संदर्भ में यदि हम देखें तो संविधान सभा में जो सर्वाधिक चर्चा का मुद्दा रहा है वो सोशल जस्टिस रहा है, और इसीलिए हमारे प्रियम्बल में भी सोशल जस्टिस की बात, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस की बात आई है। यदि संविधान सभा से पूर्व में भी यदि हम लोग देखेंगे तो हमारे बहुत सारे जो समाज सुधारक रहे हैं उन्होंने भी सामाजिक न्याय की बात की है, जिनके संदर्भ में, जिनको स्मरण में रखते हुए हम लोग आज की चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के साथ यदि हम सामाजिक अन्याय को देखने का प्रयास करते हैं तब हमको पता लगता है कि सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया रहा है वो सोशल इनजस्टिस ही है। सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो संघर्ष है वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में रहा है और रिलीजियस वार के रूप में रहा है, जिसका इतिहास इस बात का गवाह है। और यदि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो सर्वाधिक डिस्कोर्स का मुद्दा भी रहा है वो सामाजिक न्याय रहा है। यदि हम लोग मीडिया के कवरेज को देखें और अखबारों के एडिटोरियल पेज को देखें, एडिट्स को देखें, तो पता लगता है कि बहुत मेजर कवरेज जो है, मेजर डिस्कोर्स के रूप में अखबारों में निरंतर बना रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय मनीषा जो है निरंतर सामाजिक न्याय के मुद्दे से आंदोलित होती रही है और अभी भी हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन आता है तो ज़्यादा चर्चाएं होने लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में ये कामना आदिकाल से रही है कि पूरी मानव जाति एक हो जाए, और इसीलिए हम लोग वैदिक काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे हैं, जिसका उल्लेख जो है हमारे उपनिषदों में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ये होगा कैसे? कामना तो है, कामना तो हम सबकी है कि पूरी मानव जाति सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखना, ऐसा हम कह रहे हैं, लेकिन ये घटित नहीं हो पा रहा है। और घटित इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के साथ पूरी मानव जाति को भाई के रूप में, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड कह रहे हैं, उस रूप में पहचान नहीं पा रहे हैं। मानव का जो पहचान है वो विभाजित मानसिकता के रूप में है, जो धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, भाषा और यहाँ तक कि स्टेट के रूप में भी है ना। हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी हैं, चाइनीज़ हैं, इंडियंस हैं या अमेरिकन्स हैं, इस तरीके से। और ये जो समुदाय के रूप में जो मानव का पहचान है वो मानव की ब्रदरहुड के रूप में, जिसको हम लोग एक कुटुंब के रूप में बहुत आदिकाल से कामना करते रहे हैं, उसको तोड़ देती है। पूरा समाज जो है एक अखंड समाज हो जाए, ग्लोबल सोसाइटी हो जाए, इसकी कामना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कह रहा है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में या स्टेट नेशन के फ्रेम में केवल नागरिक समाज के रूप में संगठित होना है, बल्कि हमारा संविधान इस बात की भी इजाज़त देता है कि जो इंटरनेशनलिज्म है उसका भी प्रोविज़न जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका मतलब है जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं,
और जिन्होंने संविधान सभा में बहुत लंबी चर्चाएं की हैं, उन सब की अपेक्षा भी ये रही है कि नागरिक समाज के साथ साथ एक वैश्विक समाज होना चाहिए। और वही कुछ रिफ्लेक्शन हमको G20 में भी देखने को मिलता है, जब हम वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन अर्थ की बात कर रहे हैं। वन अर्थ की बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यदि हम समुदाय चेतना में विभाजित मानसिकता में रहेंगे तो हम इस धरती के पर्यावरण को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको वैश्विक स्तर पर संगठित होकर पर्यावरण के जो संकट हैं, जो आसन्न संकट हैं, जिसके कारण से ऐसा भी लगता है कि शायद यदि इन संकटों से हम नहीं निपट पाए तो मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। जिस तरीके के ग्लोबल वार्मिंग के और क्लाइमेट चेंज के जो ट्रेंड्स हमको देखने को मिलते हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है। दूसरी बात, जैसा मैंने ये कहा कि यदि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देखते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है, और ये कॉन्फ्लिक्ट का मूल कारण समुदाय चेतना है। और समुदाय चेतना होते हुए भी हर समुदाय में अखंडता की कामना बनी रहती है, और इसीलिए हर धार्मिक समुदाय भी अखंडता की बात करता है और अपने समुदाय को दूसरे समुदाय से ज़्यादा मानवीय होने की बात करता है। वो कहता है कि हमारे समुदाय में ज़्यादा इंसानियत है। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास ये कहता है कि समुदाय चेतना जो है रक्त रंजित रही है, संघर्षरत रही है, युद्धरत रही है, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें निरंतर बना रहा है। जाति के रूप में हो, धर्म के रूप में, भाषा के रूप में भी कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है, नस्ल के रूप में भी है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो नस्लीय युद्ध के रूप में था, जिसमें हिटलर ने जो है अपनी नस्ल को सर्वश्रेष्ठ नस्ल घोषित करने का प्रयास किया, और इसके कारण से दुनिया के जो दूसरे नस्ल के लोग थे वो उसके खिलाफ खड़े हो गए, और एक भीषणतम युद्ध हुआ जिसको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में जानते हैं, जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु जो है उसमें हुई। और उसके कारण से बहुत सारी समस्याएं जो हैं मानव जाति में पैदा हुई, और अभी भी हमको ऐसा लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार से मानव जाति ने कुछ सीखा नहीं, और इसीलिए हम लोग तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। जो यूक्रेन का जो वार है, मैं इसको विश्व युद्ध के रूप में ही देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें नाटो वर्सेस जो है जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है उनके बीच में युद्ध दिखता है। और इसीलिए ऐसा समझ में आता है कि यदि मानव को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसको इस सब से ऊपर उठ के, है ना, जैसा विनोबा जी भी कहते थे, है ना, विश्व को एक बनाने की बात जो है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज हमारा जो विषय है वो ब्रदरहुड, इसके सोशल जस्टिस के साथ जुड़ा है। यदि हम मानव को समझने जाते हैं तो पता लगता है कि मानव जो है चमड़ी के रंग से डिफाइन नहीं होता है। भले हम गोरे और कालों के बीच में अमेरिका में रिसेंट हम लोग कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। मानव की आकृति के आधार पर भी, जिसको हम नस्ल कह रहे हैं, नस्ल का मतलब है शरीर की आकृति, उसके आधार पे हमने जो है मानव को समझने का प्रयास किया है। लेकिन मानव जो है इसमें डिफाइन नहीं होता है। आदमी जो है चमड़ी के रंग से और शरीर की आकृति से या बालों के रंग से, आँखों के रंग से तो आदमी डिफाइन नहीं होता है। कुछ मान्यताओं से भी डिफाइन नहीं होता है। जैसे हम लोग सब किसी ना किसी मान्यताओं से ग्रसित रहते हैं, या उनके साथ तदाकार हो जाते हैं। हिंदू के रूप में, मुसलमान के रूप में, ईसाई के रूप में उससे तदाकार हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदू के रूप में अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते। हम ये पहचान जो है इसके साथ एक मानवीय पहचान को भी हम बनाए रखना चाहते हैं। और इसीलिए यदि मित्रता को हम समझने जाते हैं तो पता लगता है कि हमारी मित्रता केवल हिंदुओं से नहीं है। हमारी मित्रता, मुसलमानों की मित्रता जो है वो मुसलमानों से ही नहीं होती है। सभी समुदाय जो है वैश्विक होना चाहते हैं,
मानवीय होना चाहते हैं। और इसीलिए पूरी मानव जाति में, क्योंकि जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारी सनातन या वैदिक परंपरा में देखने को मिलती है, मेरे अध्ययन में ऐसा आता है कि इसी प्रकार की कामनाएं जो हैं बाकी धार्मिक परंपराओं में भी देखने को मिलती है, जिसमें वन फैमिली की बात जो है क्रिश्चियनिटी में आई है, अबंटू की बात अफ्रीकन ट्रेडिशंस में आई है, और भी कोरियन एक विचार है उसमें भी जो है एक वन फैमिली जैसा कॉन्सेप्ट है। मैं वन फैमिली के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इन सारे कॉन्सेप्ट में ये पाया है कि ये मानव जाति की आकांक्षा है, किसी धर्म संप्रदाय की आकांक्षा नहीं है। पूरी मानव जाति जो है एक होकर भाईचारे के साथ, मित्रता के साथ जीना चाहती है, और उसके जीने का जो उद्देश्य है वो सुख है, समाधान है, समृद्धि है, अभय है, सह अस्तित्व है। यदि मानव इन चीज़ों को पहचान के यदि विधि विधान संविधान पूर्वक और इंटरनेशनल रिलेशन पूर्वक जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूर्वक एकत्व को प्राप्त करता है, तभी मानव जाति जो है जितनी भी बड़ी वैश्विक ग्लोबल समस्याएं हैं उनका निराकरण करने में सक्षम हो पाएगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस, इस प्रकार की जो चर्चा है वो इस भाव को और सुदृढ़ करती है, इसको उद्दात करती है, और इस प्रकार से आने वाले समय में हो सकता है जैसा हजारों साल से अपेक्षाएं रही हैं, हम सब एक हो जाएं और अपनी समस्याओं का समाधान करके सुखपूर्वक अनंत काल तक इस पृथ्वी पे वास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।